नमस्कार। फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स के इस 8वें पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने आपको एक असाइनमेंट दी थी जिसमें आपको आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के पिछले 5 साल का रिटेन अर्निंग्स निकालना था। वी होप कि आपने वो निकाला होगा। रिटेन अर्निंग्स कैलकुलेट कैसे करते एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। रिटेन अर्निंग्स कैलकुलेट करने के लिए आपको नेट प्रॉफिट देखना होगा और उसमें से आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और शेयर बायबैक अमाउंट सब्ट्रैक्ट करनी होगी। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने अब तक शेयर बायबैक किया ही नहीं है, इसलिए आपको नेट प्रॉफिट से सिर्फ डिविडेंड और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स सब्ट्रैक्ट करना होगा। रिसेंटली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारी कंपनीज डिविडेंड देने की बजाय शेयर बायबैक ला रही है और कई बार आपके मन में ये सवाल भी आता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है, उसे डिविडेंड कहते हैं। जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है तो उस पर कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी पे करना होता है। इस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की वजह से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के जरिए जितना फायदा मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाता है। इसलिए बहुत सारी कंपनीज ने फिलहाल डिविडेंड देना बंद कर दिया है और अगर कोई कंपनी डिविडेंड दे भी रही है तो वो छोटे मोटे डिविडेंड दे रही है। तो वो फिलहाल मेनली शेयर बायबैक्स पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ताकि शेयर होल्डर्स को ज़्यादा फायदा मिले। तो चलो अपने मेन टॉपिक पर वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे रिजर्व्स एंड सरप्लस की। तो रिजर्व एंड सरप्लस में मैंने बात की थी कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में रिटेन अर्निंग्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे आपको बहुत ध्यान से परखना होगा और उसका एनालिसिस करना होगा। कंपनी के पास जो भी रिटेन अर्निंग्स है उसे कंपनी को अपना ऑपरेशन एक्सपांड करने में मदद होती है। सो रिटेन अर्निंग्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। तो आपको ये भी देखना होगा कि कंपनी का मैनेजमेंट अपने रिटेन अर्निंग्स को कितनी इफिशिएंटली यूज कर रहा है, यानी अपनी रिटेन अर्निंग्स को यूज करके कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है, अपनी रिटेन अर्निंग्स की वजह से कंपनी को कितना फायदा हो रहा है। ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। हम रिटेन अर्निंग्स पर इतनी देर से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है ना। वो आपको मैनेजमेंट की इफिशिएंसी चेक करनी होगी कि मैनेजमेंट अपनी शेयर होल्डर्स इक्विटी को कितनी इफिशिएंटली यूज कर रहा है, और ये चेक करने के लिए आपको एक रेशियो यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है रिटर्न ऑन इक्विटी। देखो, यहाँ पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करते वक्त साथ ही फाइनेंशियल रेशियोज भी कवर करेंगे ताकि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस डिटेल में समझे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ फाइनेंशियल रेशियोज कवर करने का मेन फायदा ये है कि इससे आपको पता चलता है कि फाइनेंशियल रेशियोज क्यों इंपॉर्टेंट है और उन्हें कहाँ पर और क्यों यूज किया जाता है। कई बार लोग फाइनेंशियल रेशियोज रट लेते हैं कि कंपनी का पीई इतना है, ईपीएस इतना है, आरओई इतना है, लेकिन उससे काम नहीं चलता है। आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी का ईपीएस उतना है तो वो क्यों है, वो कंपनी के लिए सही है या नहीं। अगर कंपनी का आरओई इतना है तो वो क्यों है, वो सही लेवल में है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता करनी होगी और ये आपको अच्छे से तभी समझ आएगा जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ ही फाइनेंशियल रेशियोज को भी समझ लोगे और उन्हें अप्लाई करोगे। तो यहाँ से आगे जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस करोगे आपको वही के वही टर्म्स का यूज़ करते वक्त इन फाइनेंशियल रेशियोज को अप्लाई करके देखना है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी मल्टीप्लाइड बाय 100। नेट प्रॉफिट आपको कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में मिलेगा। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को 557 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और यहाँ बैलेंस शीट पर आप देख सकते हो कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की शेयर होल्डर्स इक्विटी है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस इज इक्वल टू 834 करोड़। तो चलो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के फाइनेंशियल ईयर 2018 का रिटर्न ऑन इक्विटी निकालते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2018 में आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को प्रॉफिट हुआ है 557 करोड़ का डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी दैट इज 834 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 100, जो कि निकल कर आता है 66%। इसका मतलब है कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 100 रुपीज़ के शेयर होल्डर्स इक्विटी यूज करके 66 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी फिगर है। यहाँ पर भी आपको सिर्फ 1 साल का आरओई चेक करके काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम पिछले 5 साल का आरओई देखना होगा। उसमें आपको देखना होगा कि कंपनी के मैनेजमेंट ने कितने कंसिस्टेंटली शेयर होल्डर्स इक्विटी का अच्छा इस्तेमाल किया है। रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर्मूला को आपको काफ़ी अच्छे से एनालाइज करना होता है। कई बार होता यह है कि कंपनी ज़्यादा डेट लेकर कंपनी का एक्सपेंशन करती है, जिसमें कई बार कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। सो अगर कोई कंपनी ज़्यादा डेट लेकर कंपनी का एक्सपेंशन कर रही है और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रही है तो ऐसी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करते वक्त आपको लगेगा कि कंपनी के मैनेजमेंट ने अपनी शेयर होल्डर्स इक्विटी बहुत अच्छे से इस्तेमाल की है। जबकि बात कुछ अलग ही है, उस कंपनी ने शेयर होल्डर्स इक्विटी यूज़ करने के बजाय डेट यूज़ करके प्रॉफिट बढ़ाया है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आपको कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ साथ ही कंपनी के लॉन्ग टर्म डेट पर भी नज़र रखनी होगी कि पिछले 4-5 साल में कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे रहा है और पिछले 4-5 सालों में कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट कैसे बढ़ रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितना सोच समझ कर एनालिसिस करना होता है। कई बार आरओई के पीछे डेट छुप जाता है, तो इस छुपे हुए डेट को भी आपको बाहर निकालना है और उसका अलग से एनालिसिस करना है। वो कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। शेयर होल्डर्स इक्विटी के बाद आती है लायबिलिटी।
दो तरह की लाइबिलिटीज होती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज मतलब वो लाइबिलिटीज जो 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी ने 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए लोन लिया है तो वो कंपनी की लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी रहेगी, यानी नॉन करंट लाइबिलिटी रहेगी। वही करंट लाइबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, यानी 1 साल से कम टाइम पीरियड की लाइबिलिटी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की नॉन करंट लाइबिलिटीज में 2 चीज़ें आती है, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो लॉन्ग टर्म डेट नाम की चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है। इसका मतलब है कि कंपनी के ऊपर कोई भी लॉन्ग टर्म डेट नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। पर हमें डेट का एनालिसिस तो करना पड़ेगा ताकि आपको लॉन्ग टर्म डेट से जुड़ी सारी चीज़ें समझ में आए। तो यहाँ पर तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के ऊपर कोई भी लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम एग्जाम्पल के तौर पर एक ऐसी कंपनीज आपके सामने लेकर आएंगे जिसके ऊपर कुछ ना कुछ डेट है, और फिर हम उस डेट का एनालिसिस करेंगे। अगर आप डेट एनालिसिस के लिए हमें कोई कंपनी सजेस्ट करना चाहते हो तो आप finnovations555@gmail.com इस ईमेल आईडी पर उस कंपनी का नाम भेजें। तो अगले पार्ट में हम कंपनी के डेट एनालिसिस को बहुत ही डीप में समझेंगे। वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करने में हमें भी काफ़ी मज़ा आता है। जब भी हम बोर हो जाते हैं, करने के लिए कुछ नहीं होता है, तो हम किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठाते हैं और उसका एनालिसिस करते रहते हैं, जो कि हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और मज़ेदार लगता है। तो थोड़ा इंतजार करिए, इस फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को काफ़ी डिटेल में समझेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो।